हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, जी ये एक ऐसा नाम है जिसमें मतलब एक अजीब सा विरोधाभास है। जी। एक तरफ तो ये हिंदी साहित्य की सबसे कह सकते हैं प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ नाम सुनते ही जहन में एक मयाखाने की, एक शराब खाने की तस्वीर आती है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, आखिर कैसे एक कविता जो बज़ाहिर शराब, साकी और प्याले के इर्द गिर्द घूमती है, वो एक पूरी पीढ़ी के लिए जीवन दर्शन और एक आध्यात्मिक गाइड बन गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, इसकी परतों को खोलकर उस राज तक पहुंचेंगे जिसने मधुशाला को अमर बना दिया। ये सवाल ही एक तरह से मधुशाला का सार है, और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। 1935 में जब ये किताब छपी तो ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं था। ये एक घटना थी। हाँ, ये एक घटना थी। हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए जो सामग्री है वो यही बताती है कि मधुशाला को समझने के लिए हमें इसके शब्दों के पार देखना होगा। बच्चन ने दरअसल जीवन के सबसे गहरे सच को समझाने के लिए एक ऐसी दुनिया चुनी जिसे हर कोई जानता था, लेकिन जिसके गहरे अर्थ को किसी ने टटोला नहीं था। ये एक तरह का कोड था, और आज हम उसी कोड को डीकोड करेंगे। कोड, ये दिलचस्प है। तो चलिए फिर ये कोड ब्रेकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि बच्चन ने शराब और मैखाने जैसे प्रतीक ही क्यों चुने? मतलब क्या इससे गलतफहमी पैदा होने का खतरा नहीं था? कई लोगों ने तो उन पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। बिल्कुल, और ये खतरा उन्होंने जानबूझकर उठाया था। यही तो उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने इन 4 प्रतीकों मधुशाला, साकी, प्याला और मदिरा, उनको उनके पारंपरिक अर्थ से कह सकते हैं आजाद कर दिया। सोचिए, मधुशाला यानी टैवर्न, वो जगह है जहां कोई भेदभाव नहीं होता। सही बात है। राजा और रंक एक साथ बैठते हैं। तो बच्चन के लिए मधुशाला ये दुनिया बन गई, एक ऐसी जगह जहां हम सब अनुभव लेने आते हैं बिना किसी भेदभाव के। और जो पिलाने वाला है यानी साकी, कई लोग तो साकी को सीधे सीधे ईश्वर या भगवान मान लेते हैं, पर मुझे लगता है इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा है। साकी कोई एक सत्ता नहीं है। साकी वो कोई भी शक्ति, व्यक्ति या विचार हो सकता है जो आपके जीवन के खाली प्याले को भर दे। अच्छा। वो आपका कोई गुरु हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, या आपका अपना प्रेम हो सकता है। साकी वो प्रेरणा है जो आपको जीवन का रस देती है। और प्याला? और प्याला? प्याला आप खुद हैं। आपकी चेतना, आपका नजरिया, आपकी ग्रहण करने की क्षमता। किसी का प्याला छोटा है, किसी का बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन तो सबको एक जैसी मदिरा यानी अनुभव दे रहा है, लेकिन उसका नशा कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा प्याला कैसा है। एकदम सही। हमारा प्याला कैसा है। मदिरा कोई शराब नहीं, बल्कि जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का सार है। ये वो जुनून है, वो जज्बा है जो आपको जिंदा रखता है। तो बच्चन ने शराब खाने के इन 4 किरदारों को उठाकर उन्हें एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल रूप दे दिया। उन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई जो किसी धर्म या पंथ की नहीं थी, बल्कि सीधे इंसान के अनुभव की भाषा थी। ठीक है, तो अगर हम सब इस दुनिया रूपी मधुशाला में अपने अपने प्याले लेकर खड़े हैं, तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल अनुभव तो अपना रास्ता चुनना ही होता है। और आज के दौर में तो ये और भी मुश्किल है, जहां हर कोई सलाह दे रहा है। बच्चन ने इस दुविधा पर अपनी पहली ही रुबाई में बात की है। हाँ, और वो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने के लिए एक अद्भुत मानसिक मॉडल है। बच्चन साहब लिखते हैं, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वाह, राह पकड़ तू एक चला चल, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये द पैराबल ऑफ द सिंगल पाथ है। इसका गहरा संदेश ये है कि दुनिया में हजारों रास्ते और सलाहें मिलेंगी। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, और अगर आप सबकी सुनेंगे तो आप बस असमंजस में खड़े रह जाएंगे। बच्चन कह रहे हैं कि मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना एक रास्ते को चुनकर उस पर पूरी निष्ठा से चलना। आपका समर्पण ही आपको आपकी मधुशाला तक ले जाएगा, भली रास्ता कोई भी हो। ये भटकाव के खिलाफ दृढ़ संकल्प का संदेश है। तो एक बार आपने रास्ता चुन लिया और मधुशाला पहुंच गए, तो वहां के नियम क्या हैं? क्या वहां कोई वीआईपी सेक्शन है, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव? यही तो मधुशाला का सबसे क्रांतिकारी विचार है। वहां कोई वीआईपी सेक्शन नहीं है। बच्चन की मधुशाला दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक स्थान है। वो कहते हैं, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला,
मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। वो उस दौर के समाज को एक सीधी चुनौती दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो धर्म स्थलों से भी इसकी तुलना करते हैं। हाँ, और बहुत साहस के साथ वो लिखते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। बाप रे। सोचिए, 1935 के माहौल में ये लिखना कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि धर्म की संस्थाएं अक्सर हमें बांटती हैं, लेकिन जीवन का अनुभव, सुख, दुख, आशा, निराशा, ये हम सबको एक ही धरातल पर ले आता है। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन जीवन का अनुभव हमेशा सुखद तो नहीं होता। जब रास्ता मुश्किल हो जाए, जब जीवन की मदिरा कड़वी लगने लगे, तब मधुशाला क्या सिखाती है? तब मधुशाला आपको ग्रेस अंडर प्रेशर सिखाती है। मतलब मुश्किल में भी गरिमा बनाए रखना। एक बहुत मशहूर रुबाई है जो अक्सर मंच पर पढ़ी जाती है। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगा हाला। बहुतों की हिम्मत छोड़ेगी, बहुतों की तोड़ेगी आशा। इससे पहले कि तुझे तोड़े तो खुद को तोड़ दे मधुशाला। वाह, मतलब मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे हारने के बजाय खुद को उस चुनौती के लिए तैयार कर लो। बिल्कुल, ये शिकायत करने के बजाय हालात का सामना करने का दर्शन है। जीवन का असली नशा चुनौतियों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। और ये हमें मधुशाला के सबसे गहरे और सबसे मुश्किल विषय पर ले आता है, मृत्यु। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिससे ज्यादातर दर्शन और कविताएं बचती हैं या उसे बहुत दुखद रूप में दिखाती हैं, लेकिन बच्चन तो यहाँ भी एक अलग ही कोण पकड़ते हैं। वो मृत्यु के सच को जीवन की ऊर्जा का स्रोत बना देते हैं। ये रुबाई मुझे हमेशा हैरान करती हैं। सोचिए, वो कह रहे हैं, यम आएगा साकी बनकर संग लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विसुद्धिया मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक, प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। वो मृत्यु को दुश्मन नहीं बल्कि अंतिम साखी कह रहे हैं। अंतिम साखी, जो जीवन का आखिरी जाम पिलाने आया है। इसका मतलब मृत्यु का डर जीवन को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक मायने देता है, एक अर्जेंसी देता है। ठीक यही बात, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, हमारा प्याला एक दिन खाली हो जाएगा, इसलिए जीवन में एक हलचल है, एक जीने की जल्दी है। जब तक प्याला हाथ में है, उसे डर कर या संकोच में नहीं, बल्कि पूरी तरह से जी लेना ही जीवन की कला है। मौत का एहसास ही हमें असल में जिंदा बनाता है। तो अब तक की हमारी पड़ताल से ये समझ आ रहा है कि जीवन के अनुभव, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वही असली मदिरा है। लेकिन क्या कोई ऐसा अनुभव भी है, कोई ऐसा नशा भी है जो इन सबसे ऊपर हो? शायद प्रेम। निश्चित रूप से बच्चन के लिए प्रेम वो सर्वोच्च नशा है जिसके आगे तर्क काम नहीं करता। वो कहते हैं, प्याले अपना तर्क न दे, भला कौन समझा मतवाला। प्रेम नशा है, प्रेम पिपासा, प्रेम तरंग है मधुशाला। यानी प्रेम की दुनिया में लॉजिक नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, वो अपने आप में एक नशा है, एक प्यास है और एक लहर भी। और एक जगह वो ये भी कहते हैं कि अगर सच्चा प्रेम मिल जाए तो फिर मधुशाला की भी जरूरत नहीं रहती। वो पंक्ति है, बाहें पड़ो जब हाथों में, फिर याद ना आए मधुशाला का। ये कमाल की पंक्ति है। इसका गहरा अर्थ है कि जब आपको किसी का सच्चा साथ मिल जाता है, जब जीवन में अपनापन और प्रेम आ जाता है, तो दुनिया की बाकी सारी इच्छाएं, सारे नशे छोटे पड़ जाते हैं। वो कंपेनियनशिप, वो साथ अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जिसके आगे मधुशाला भी फीकी पड़ जाती है। प्रेम के अलावा क्या कला भी एक तरह का नशा है? एक कवि के लिए क्या कविता लिखना भी नशा है जो उसे दुनिया से जोड़े रखता है? हाँ, और शायद ये वो नशा है जो कलाकार को अमरत्व देता है। बच्चन खुद अपनी कला के बारे में लिखते हैं, अपनी मधुशाला के बारे में, कलम उठी तो गाती जाती, शब्द बने मधु अर्थ हाला, गीतों का अमर प्याला भर, दुनिया में छा गई मधुशाला। उनके लिए शब्द ही मधु बन गए और उनका अर्थ ही मदिरा। बिल्कुल, कविता वो अमर प्याला है जो कभी खाली नहीं होता और जो उसे रचने वाले को हमेशा के लिए जिंदा रखता है। तो अब हम शायद अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के करीब है। हमने कोड के हिस्से, प्रतीक, रास्ते, समानता, संघर्ष, प्रेम, इन सब को समझ लिया है। लेकिन वो कौन सी बात थी जिसने 1935 में इस कविता में जैसे आग लगा दी? इसका इतना गहरा और तात्कालिक प्रभाव क्यों पड़ा? इसके लिए हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। कल्पना कीजिए, आप 1935 में एक युवा हैं।
देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, पुरानी सामाजिक मान्यताएं टूट रही हैं और भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता है। ऐसे में एक कवि आता है जो धर्म और रीति रिवाजों की जकड़न से बाहर निकलकर कहता है कि अपनी राह खुद चुनो। हाँ, जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ और डरने की बजाय जुनून से जियो। ये उस पीढ़ी के लिए एक ताज़ी हवा का झोंका था। ये विद्रोह की कविता थी, आनंद की कविता थी। इसने युवाओं को खुद को अभिव्यक्त करने की इजाजत दी। और इसकी शैली ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी, है ना? हाँ, ये पढ़ने में बहुत सरल और संगीतमय है। बिल्कुल। बच्चन ने फारसी के एक बहुत पुराने काव्य रूप रुबाई को भारतीय आत्मा दे दी और उन्होंने ये सब रुबाइयों में लिखा। ये 4 लाइनों वाला एक फारसी छंद है जिसका जादू इसकी तीसरी लाइन में छिपा होता है। अच्छा। हाँ, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुक होती है, लेकिन तीसरी लाइन आजाद होती है जो पूरी बात को एक नया मोड़ या एक गहरा अर्थ देती है। इसी वजह से हर रुबाई अपने आप में एक मुकम्मल विचार है, छोटा, शक्तिशाली और यादगार। ये आसानी से जबान पर चढ़ जाती थीं और इसीलिए ये कविता किताबों से निकलकर लोगों के दिलों तक और मंचों तक पहुंच गई। तो अगर हमें मधुशाला के मुख्य सीख को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी सीख है अनुभव से डरो मत। जीवन जो भी परोस रहा है, अच्छा या बुरा, उसे चखो। दूसरी सीख है अपना रास्ता खुद बनाओ, भेड़ चाल से बचो और अपने चुने हुए पथ पर टिके रहो। सही है। तीसरी, समानता को जियो, इंसानियत को हर पहचान से ऊपर रखो। चौथी, प्रेम को जियो, क्योंकि सच्चा साथ और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और आखिरी सीख, जीवन की सीमितता को स्वीकार करो, क्योंकि मौत का एहसास ही तुम्हें भरपूर जीने की वजह देगा। हमने मधुशाला, मदिरा और प्याले की बात की, लेकिन इस सब के अंत में, इस बदलते संसार में, आखिर वो क्या है जो हमेशा बना रहता है, जो अमर है? और यही मधुशाला का अंतिम और सबसे खूबसूरत संदेश है। बच्चन इसका जवाब एक अंतिम रुबाई में देते हैं। मेरे सभी गीत तुम्हारे, सब कुछ तुमको दे डाला, पर मेरे प्याले में अब भी बची हुई है कुछ हाला। रंग बदलता जग है साकी, पर मेरे प्याले में डाला प्रेम घुला जो, वही अमर है, दुनिया बदल गई। मधुशाला। प्रेम घुला जो, वही अमर है। हाँ, इसका गहरा अर्थ यही है कि ये संसार, ये मधुशाला लगातार बदलती रहती है। रिश्ते, हालात, समाज, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान के मन के प्याले में अगर प्रेम घुला हुआ है दूसरों के लिए, मानवता के लिए, जीवन के लिए, तो बस वही एक तत्व है जो अमर है, जो हर बदलाव के पार भी बना रहता है। ये कविता हमें बताती है कि हमारा प्याला यानी हमारा नजरिया ही जीवन के अनुभव को तय करता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। 1935 से आज की इस पूरी तरह बदली हुई डिजिटल मधुशाला में किसी के लिए उस प्याले को क्या चीज परिभाषित करती है, और आज लोग उसे किस तरह की मदिरा यानी किन अनुभवों, किस ज्ञान या किस जुनून